मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। इस दुनिया में अब ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत हुनर से मिलती है। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आज। हुनर के दम पर कुछ लोग जो इस पूरे विश्व के पटल पर छा जाते हैं। मारवाड़ एक्सप्रेस क्योंकि लोक संस्कृति को कहीं ना कहीं हमेशा अग्रसर ले जाने के अंदर अपनी भूमिका निभाता रहा है, उसी श्रृंखला का ये वीडियो है। और हमारे साथ आज राजस्थान की लोक गायकी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा सितारा आज हमारे जेतारण की धरती पर पधारा है। हमारा विशेष आग्रह रहा और वो हमारे स्टूडियो पधारे। उनसे बातचीत कर कर आज जानेंगे क्या 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 बदलाव हुए हैं। कम से कम 25-30 साल की उनकी गायकी ने देखा है कि किस प्रकार ऑडियो कैसेट से चला हुआ ज़माना यूट्यूब के 2 बटनों पर आकर रह गया है। कितना बदलाव हुआ है, मंचीय परंपरा कितनी बदली है, गायकी कितनी बदली है, लोक गायकी जो अल्हड़ अंदाज में थी वो किस प्रकार क्लासिकल और सूफीज़म के तक जाकर आज खड़ी हो गई है। उन सारे बैनरों पर बात करेंगे, हर एक पहलू पर कहीं ना कहीं इनका पक्ष लेंगे। हमारे साथ आज की विशेष बातचीत के दौरान जुड़ चुके हैं जोधपुर की धरा के और पूरे राजस्थान प्रदेश भर के बहुत चहीते क्लासिकल गायकी के सम्राट श्री दिलीप जी गवैया साहब। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान है सर। पहली बार आप मुखातिब हो रहे हैं मारवाड़ एक्सप्रेस से। पहले तो मैं मारवाड़ एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं, कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं आप उनको आगे ला रहे हो, उनके मन की बात जनता तक पहुंचा रहे हो, तो एक बहुत अच्छा सार्थक कार्य है। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। दिलीप जी, सीधा सा सवाल से बात करते हैं। हमारा बस परिचय जो सांस्कृतिक कलाकारों से जब हम करते हैं, सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि हम जानते हैं कि वो कहाँ से। आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। जब हमने कालू भाई के, गज्जू भैया के, ओम जी मुंडेल साहब के, बहुत सारे कलाकारों के जब इंटरव्यू किए तो कमेंट में बार बार आ रहा था कि दिलीप जी गवैया का जरूर इंटरव्यू लीजिए। बहुत सारे लोगों की एक छवि, जो मंचीय छवि आपकी प्रति है कि सूफीज्म गाते हैं, संगीत को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। आपके फैमिली बैकग्राउंड को भी लोग जानना चाहते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं कि दिलीप जी कहाँ से है, कितनी पढ़ाई हुई, परिवार में कितने लोग हैं। एक सामान्य पृष्ठभूमि जो आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको पता चल जाए। जी, वैसे हम लोग जोधपुर से ही हैं, परंपरागत जोधपुर से ही है। हमारे जो दादा परदादा जोधपुर से ही, हमारा जो गांव है जोधपुर जिले में गुजरावास, यहाँ से हमारा वंशज शुरू हुआ। और यहाँ से फिर हमारा परिवार हरियाणा चला गया अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। लेकिन जो हम वैसे जोधपुर के राज गायकों में से कहलाए जाते हैं। हमारे दादा परदादा जो थे वो जोधपुर रियासत के राज गवैये थे। तो हमको, हाँ, तो हमको वो वहाँ से हमको विरासत मिली है। और एक संगीत में घराने हुआ करते हैं कि भाई जहाँ आपका जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उससे जो परंपरागत जो वंशज चला आया, तो उसमें एक घराना बन जाता है, एक जगह बन जाती है। एक जैसे पंथ होता है संत समाज में, इसी तरह संगीत में भी एक घराना होता है। तो उसी घराने से, जैसे हम मेवाती घराने से अच्छा, परिचित है। हमारा जो संगीत है वो मेवाती घराने से परिचय में आता है। और मेवाती घराने में जैसे बहुत सारे मेरे जो परिवार के जो लोग हुए, उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम किया। मेरे पिताजी पूरण जी गवैया, जो ऑल भारत के ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अहमदाबाद से वे गवैये थे, ए ग्रेड के। द ग्रेट मास्टर ऑफ मेवाती घराना दूरदर्शन ने उनको खिताब दिया और कई अवार्ड से वो नवाजे गए। उसके बाद में वर्ल्ड फेम सिंगर, क्लासिकल जो सिंगर हुए, जिनको सभी जानते हैं, पंडित जसराज जी। मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे बड़े पिताजी पंडित मणिराम जी, पंडित प्रताप नारायण जी, और मेरा जो परिवार है
जैसे जतिन ललित म्यूज़िक डायरेक्टर, जी जी जी। ये सब मेरे परिवार से हैं। सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, पूरे घराने में कहीं ना कहीं म्यूजिक है। म्यूजिक है। दिलीप जी, शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी, प्रारंभिक शिक्षा? मैं करीब 10वीं तक मेरा एजुकेशन रहा, और वो अहमदाबाद में रहा। अहमदाबाद में। मेरे पिताजी अहमदाबाद रेडियो आकाशवाणी में थे, और उस वक्त हम लोग वहीं पढ़ाई करते थे। और ये तो चलो भौतिकी शिक्षा हो गई, गायकी की शिक्षा आपने कहाँ, परिवार से ली या अलग से कहीं उस्ताद के पास गए आप? देखो, संगीत जो है उसकी जो गाना बजाना हमारे परिवार में रहा बचपन से ही। तो हमारे पिताजी जो हमें घर में बैठ के सिखाया करते थे, और उनको समय कम मिलता था, तो हमारे एक अहमदाबाद में एक बहुत अच्छे जो फ्लूट वादक थे, उनका नाम था दिव्यांग ठक्कर साहब। तो उन्होंने मुझे संगीत में काफ़ी जानकारी दी मुझे, और वे मेरे वैसे गुरु भी कहलाते हैं। पिताजी के साथ साथ वे भी गुरु कहलाते हैं। उनसे मैंने राग को कैसे बनाया जाता है, राग में कैसे खेला जाता है, और राग को पहचाना कैसे जाता है, फीलिंग में कैसे गाया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, भजन को भजन में किस तरह गाया जाता है, गज़ल को गज़ल में किस तरह से आप गा सकते हैं, ये सारी बातें जो चलिए मैं यहीं से पहला सवाल अपना निकालता हूँ। आपने कहा जैसे आपका बैकग्राउंड रहा है, पूरी गायकी का आपका परिवार लगा हुआ है। राजस्थान लोक संस्कृति की अगर बात करें, जहाँ अभी तक भाषा को भी इतनी संवैधानिक मान्यताएं नहीं हैं, और वहाँ पे कलाकार भी ऐसा होता है कि 4-5 साल भजन सुनता है और छठे साल से गाने लगता है, तो वो परंपराएं सीख ही नहीं पाता है कभी। बहुत सारे हमने कलाकार देखे जो सिर्फ हारमोनियम पर थाप लगाते हैं, ऑर्गन वाला पूरी रात निकाल देता है। तो आप जो लोग संगीत के घराने से आए हैं, जिनकी बड़ी तपस्या रही, आपने बताया 95 से आप इस फील्ड में हैं, तकरीबन 25-30 साल का लंबा सफ़र हो गया है। तो मंच पर ये जो बदलाव आप जो देखते हैं कि जो जागरण चला करती थी मजीरे और हारमोनियम पर, वो ऑर्गन की आवाज़ और डीजे के अंदर अब दबने लगी है, आप कैसा महसूस करते हैं जब ये आपके साथ होता है कभी? देखो, बदलाव तो आएगा, हर युग में बदलाव आएगा। इसे चाहे हम रोकने की कोशिश करेंगे तब भी आएगा, और नहीं करेंगे तब भी आएगा। बस इसमें इतना ज़रूर है कि जो सीनियर कलाकार है, उस व्यक्ति ने किस तरह से मंच को प्राप्त किया, किस तरह से वो जन जन तक पहुंचा, और किस परेशानियों को उसने झेल कर अपना प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे भजन गायक हुए, विशेष हमारे मारवाड़ के, जोधपुर के, जैसे राम निवास जी राव, मोहन झाला जी, ठीक है ना, मोहनदास जी निम्बारक, और काड़ू राम जी प्रजापति। तो उस समय साधन की कमी थी। तो उस समय जब साधन की कमी थी, तो उनको हारमोनियम सीखना अति आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना अधूरापन था, क्योंकि संगीत था ही नहीं। संगीत मतलब साधन नहीं थे। अब वो उसको एक मनोरंजन बताए या संगीत का आधार मान के चले, तो उस संगीत का आधार को हारमोनियम सीखना अति आवश्यक होता था। तो अब क्या होता है कि जैसे ऑर्गन आ गया, तो एक तरह से कलाकार फ्री हो गया। कलाकार में से कला भी तो फ्री हो गई। जो बजाने की एक वाद्य सामग्री की जो कला थी, वो भी कहीं ना कहीं देखने में आती है कि जिस कलाकार को शायद मंचीय परंपरा का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, वो भी सिंगर होता है। देखो, परफेक्ट सिंगर बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी नहीं कह सकता कि मैं आज की तारीख में एक परफेक्ट सिंगर हूँ, संपूर्णतः एक कलाकार हूँ। मैं नहीं कह सकता ऐसा। मेरी 25 सालों की तपस्या के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिंगर हूँ। मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी को इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि जो आपके जूनियर है, जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, आप उनके पास जाए और उनसे वो गुण ले, गायकी के, ताल के, शब्दों के, विषय के, कि हम गा क्या रहे हैं, कैसे गा रहे, क्या कर रहे हैं। एक तो सिर्फ करना होता और एक समझ के करना होता, इसमें रात दिन का फ़र्क है। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आप सिंगर बने, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की युवा पीढ़ी संगीत से काफ़ी टच में है, काफ़ी पसंद कर रही है, और हर एक युवा को
संगीत की तरफ रुझान है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और मैं जितने भी जूनियर जो सीनियर कलाकार है उनके पास जाए और उनसे सीखे। साथ ही सीनियर कलाकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको कोई पसंद करता है तो उनको आप दिशा दिखाए, सही बात कहे कि हमने संगीत इतना सीखा और इतना नहीं सीखा है। और आप अगर मुझे नहीं आता है, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ मैं पूरी तरह से अगर संगीत को नहीं समझ रहा हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मेरा अगर कोई मुझे आइडल मुझे कोई मानता है आइडल, तो उस बच्चे को आप आगे भेजो कि भाई मेरे पास जितना था मैंने दे दिया आपको, लेकिन अब तुम मुझसे जो आगे और सीनियर कलाकार उसके पास जाओ और उनसे पूर्णतः संगीत सीखो, या जो भी आप विद्या सीख रहे हो उसको पूर्ण, क्योंकि वही एक माध्यम है संस्कृति को और संगीत को बचाने का। अगर आज इस तरह से करेंगे तो आने वाले टाइम में, जब आज आप जूनियर हो कल सीनियर बनोगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको फॉलो करेगी। तो जिस तरह से एक जो सही मायने में पारंपरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी, मेरा ये कहना है। चलिए दिलीप जी, इसके अलावा एक बात करते हैं। तकरीबन 1 साल का समय ऐसा गया, खासकर भजन इंडस्ट्री जो सोशल गैदरिंग का एक इशू होता था, और कोविड के चलते हुए पूरी इंडस्ट्री प्रभावित रही। एक छोटा सा मंजीरे बजाने वाला और एक बड़ा कलाकार जो मेन पेटी पर बैठता है, सब लोग प्रभावित रहे। आपने इस कालखंड को कैसे देखा? क्योंकि आपके साथ भी एक बड़ी मंडली के लोग हैं जिनका भी कहीं ना कहीं जीवन त्रस्त रहा होगा इन सब चीज़ों से। अब धीरे धीरे पटरी पर वापस ज़िंदगी आने लगी, धीरे धीरे कार्यक्रम होने लगे। वो 1 साल का टाइम पीरियड कैसा रहा? क्या सिखा के गया कलाकारों को और सामान्य जनमानस को? देखो, एक समय मेरे नज़रिए से 2010 से लगा के, और यार कहूँ तो 2006 या 5 से लगा के 2000 पिछले 2017 तक 18 तक एक भूचाल आया कलाकारों का। सभी इसी में लग गए कि एक सफल होने का सबसे अच्छा सरल रास्ता जो है ये यही है। तो उसमें शिक्षा नहीं ली लोगों ने, प्रेरणा नहीं ली लोगों ने, बस उन्होंने कलाकारों को फॉलो करना शुरू कर दिया कि भाई, हालांकि हो सकता है ये बात किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। जैसे कोई एक बहुत सीनियर कलाकार है, उसने कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, तो वो लोन लेके वो गाड़ी ले रहा है। डेकोरम में आ रहे हैं सब। अब किसी ने ब्रेसलेट पहन लिया, तो वो बड़ी मुश्किलों से कर्जा करके वो ब्रेसलेट पहन रहा है। अच्छा। किसी ने मकान बढ़िया बना लिया, तो उसके एवज में वो भी मकान बना रहा है। तो वो उस मेरा यही कहना है कि भैया, उस व्यक्ति ने किस तरह से किस मुश्किलों में आकर यहाँ तक पहुँचकर एक मकान बनाया, गाड़ी ली, तो आप उसको देखकर खुश मत होइए। वो कलाकार ही नहीं है। उस बंदे ने उस अपने जीवन को उसमें कितना दिया है, संगीत को, कलाकारी को, संस्कृति को, तब जाके लोगों ने पसंद किया है। उसके पिछले बैकग्राउंड को भी देखो आप, जो कहाँ से वो शुरुआत करे, किस तरह से वो परेशान रहकर आज इस स्थान पर पहुँचा है, उसको भी देखो। आप सीधे सीधे उस बंगले को, गाड़ी को और उस सोने जेवरात को मत देखो, उसके कपड़ों को मत देखो, उसके लिबास को मत देखो। उसके बैकग्राउंड 15 साल 10 साल पीछे जाए और उससे देखे आप कि किस मुसीबतों से वो आदमी वहाँ तक पहुँचा है। अगर वो जब फॉलो करोगे तो आपको वो पहनने में, उसमें घूमने में और उस बंगले को बनाने में आनंद आएगा। आप कर्जा लेकर परेशान होकर अगर आप इस तरह से कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने संगीत को फॉलो किया है, बल्कि आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को फॉलो किया है। उसका डेकोरेशन उसको फॉलो कर रहे हो, और वही आदमी वहाँ पर आके भटक जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है लॉकडाउन की, उस वक्त उसका प्रभाव जो है, जो कर्जा लेकर जिन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तकलीफ आती है। दूसरी बात यह है कि कलाकार, सच बताऊं तो लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखा के गया कि संगीत कहाँ तक सही है और कहाँ तक इसको जानना चाहिए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि संगीत, क्लियर बात करना चाहता हूँ कि आज को दौर को देकर या पीछे
लॉकडाउन को देखकर मैंने ये अनुभव ज़रूर किया कि संगीत एक ज़रूरत की चीज़ नहीं है। सही है। संगीत एक ज़रूरत की चीज़ नहीं है। संगीत सिर्फ और सिर्फ आज के दौर में अगर रह गई है तो एक एक शौक़ रह गया है, और वो शौक़ कोई भी पूरा कर सकता है। जिसके पास पैसा है, साधन है, वो कोई भी पूरा कर सकता था। एक समय था कि संगीत सिर्फ एक समाज करता था, और उसका जो उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था, लेकिन आज वो समाज संगीत वहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। यहीं से मैं उठाना चाहूँगा कि जब से शौक बना है ये भजन संध्या, तब से उसमें नग्नता भी आने लगी। जो नृत्य हुआ करता था, जिसको झूमते थे लोग देखकर, जिसमें कहीं ना कहीं शालीनता थी, सहजता थी, वो धीरे धीरे अश्लीलता की तरफ चलने लगा। बड़े बड़े कलाकार नृत्यांगना लाने लगे, और जहाँ ठाकुर जी का भजन हो रहा है वहाँ अश्लील ठुमके लगाए जा रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा आने वाले मंच पर। आपको लगता है कि मंच पर जो ये अश्लीलता धीरे धीरे लाई जा रही है, फुहड़ता लाई जा रही है, चुटकुले लाए जा रहे हैं, भजन कम हो रहे हैं, अच्छी बातें कम, चुटकुले ज़्यादा हो रहे हैं और नृत्य ज़्यादा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मंच की परंपरा को नीचे के स्तर पर लेके जा रहा है? देखिए, मैं किसी को टारगेट करके ये कहना नहीं चाहता, लेकिन नाचना बुरी बात नहीं है, नृत्य कोई बुरी बात नहीं है। और नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो दिखावे का नृत्य होता है, और एक अंदर का आत्मा आनंदित जब हो जाती है तो वो नाचना होता है। एक एक संसार को देखकर नाचना अलग होता है, और एक परमात्मा के लिए नाचना, ये दोनों अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। और जो फुहड़ता चल रही है, शुरुआत हुई है या चल रही है, तो उसमें गलती जो है कहीं न कहीं जनता की भी है। जनता की यूँ है कि वो धर्म के प्रांगण में बैठे हैं, और धर्म को लेकर बैठे हैं, धर्म की जाजम पर बैठे हैं, और अगर वहाँ पर किसी तरह से धर्म को आँच आ रही है और फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें कलाकार का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाकार को जनता एक्सेप्ट करेगी तो वो करेगा, उसको पेट पालना है, और जिस तरह से भी जनता खुश होगी, उसको उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कला का उसको खुश करने की कोशिश करेगा। अगर जनता रोकती है कि भाई हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे पारंपरिकता में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में अगर कहीं ना कहीं फूटता बन रही है, तो उसको रोकना जनता का काम है, ठीक है ना। कलाकार पेट भरने का काम साधन बना चुका है, और अगर उसको पेट भरने का तरीका, सही तरीका नहीं मिलेगा, तो वो आगे भी इससे ज़्यादा गलत कर सकता है। उसका रोकने का जनता की ड्यूटी है। दिलीप जी, आखिर में एक छोटा सा सवाल कि भजन संध्याओं के नाम पर एक डेकोरम होता है कि आज इन देवताओं के नाम पर जागरण हो रही है। उस जागरण में कई बार जो है फिल्मी तराने लगने लगते हैं, भजन से हट जाते हैं, लीक से कलाकार हट जाता है, फिल्मी गीत गाने लगता है। कई बार तो इतना होता है कि कलाकार भजन भी भूल जाता है, तो वो फ़ोन पे रख रख के चलता है। एक वो ज़माना हमने देखा था जब रामनिवास जी पूरे 4 घंटे की मोरध्वज की कथा चलती थी और पब्लिक उठती नहीं थी। आज ये है कि 4 अंतरे गाने के लिए 4 बार मोबाइल की स्क्रीन को देखना पड़ता है। तो ये बदलाव खलता है कहीं ना कहीं आपको? देखो, ऐसा है कि मैं वही वाली बात बता रहा हूँ कि उसमें साधन नहीं थे, ठीक है ना। बिना हारमोनियम के अगर सत्संग होगी तो उस दौर में तो क्या है कि संगीत और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग चीज़ है। आध्यात्मिकता के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको भजन करना है, माला फेरनी है, आपको भगवान से प्रार्थना करनी, तो उसके लिए अलावा शरीर के कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को संगीत में ढालकर कर रहे हो, ताकि थोड़ा जो अगर आप उसको अपना जीवन निर्वाह करने का साधन बनाकर चल रहे हो, तो उसमें उस मनोरंजन से लोग लुभावित होंगे, और वो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। बस वही साधन था। आज क्या जो तकलीफ है कि भाई लोग किताबें, तो बुरा तो वैसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन जो फिल्मी गाने हैं, फिल्मी गानों का जो ट्रेड है वो आज का नहीं है, कम से कम 40-50 साल पुराना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिल्मी गानों पे आज भी तर्जें बनती हैं, उस तर्जों पर आज भी गाने बनते हैं या भजन लिखे जाते हैं, और
50 साल पहले भी ऐसा साधन था। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, जैसे क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो जो भी है। तो ये गाना आज का नहीं, कम से कम 40-50 साल पुराना गाना है। फिल्मी ट्रैक तो चल रहा है और आगे भी चलेगा। अब क्या होता है कि उसमें शब्द प्रधान ज़्यादा है, तो वो उस पर लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि शब्दों में आनंद आ रहा है। लेकिन अगर शब्द अच्छे हैं तो तर्ज में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर शब्द में भी घटियापन है तो वो थोड़ा सा अखरता है, ठीक है ना। क्योंकि राइटर की जिम्मेदारी है कि आप एक परमात्मा के प्रति संदेश, उसके माध्यम से संदेश दे रहे हैं, तो वो जोड़ने की कोशिश करें तो शब्द कुछ ऐसे हो जिससे आनंद मिले, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो फिल्मी तर्जों से 50 सालों से चले आ रहे हैं। हम एक गुजारिश भी करेंगे, आपका व्यस्तम कार्यक्रम है, आपको निकलना भी है। आखिर में बहुत सारे लोग हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस पर कहते हैं दिलीप जी के भजन हमारे आरडीएस चैनल से भी लगते हैं। एक छोटा सा कोई तराना आज स्पेशल मारवाड़ एक्सप्रेस के श्रोताओं के लिए, जो उनके लिए यादगार रहे कि मारवाड़ एक्सप्रेस पे स्पेशली दिलीप जी ने सुनाया था। कोई विचार जो आपका मन का हो। गाने के लिए तो बहुत कुछ है, और जो आपका मन हो, कोई भी। मैं क्या गाऊँ, बस मेरे श्रोताओं ने मुझे हमेशा, मेरी इस रचना को हमेशा बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और शायद मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तब भी इस रचना को अमर जनता करती रहेगी, क्योंकि इस रचना के माध्यम से ही मेरी पहचान बनी है। तो मैं 2 शब्द गा रहा हूँ, और मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस। गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, ये करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे, ए दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत, ये मेरी गज़ल को जब कभी तुम गुनगुनाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत सभी मारवाड़ एक्सप्रेस को धन्यवाद, और सभी जनता का आशीर्वाद। और मेरे शब्दों में किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा दावा नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच को ध्यान में रखते हुए कहा है, और मेरे शब्दों में कहीं भी त्रुटि रह गई तो मैं क्षमा प्रार्थी की अपेक्षा रखते हुए आपका प्यार और आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपका दिलीप गवैया। तो आप दिलीप गवैया जी थे, जोधपुर की धरती से आज जैतारण के कार्यक्रम में पधारे। हमने इनका व्यस्तम समय में से थोड़ा समय मांगा, बहुत अलग अलग पहलुओं पर बात की, बदलते हुए मंच की हर एक गतिविधियाँ, और किस प्रकार राजस्थान के अंदर संगीत दिनों दिन सशक्त हो रहा है। आपने सुना जो गज़ल गायकी कभी उम्मीद ही नहीं की जाती थी कि राजस्थान के पटल से भी निकलकर इतनी सुंदर और बारीकतम तरीके से कहीं ना कहीं किसी कलाकार से सुनने को मिलेगी। मैं खुद भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्तब्ध रह गया सुनकर। इसी प्रकार के कलाकार और कलाकृतियाँ राजस्थान में जीवित है, इसीलिए कलाकार और राजस्थान दोनों जीवित है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।